अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं मुदस्सिर इकबाल। ईरान में साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की नमाज जनाजा की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में मरकजी तकरीब के लिए लाखों अफराद की आमद का सिलसिला भी जारी। दुनिया भर के मुतादिद ममालिक के आला हुकाम भी इस तारीखी तकरीब में शिरकत के लिए ईरान पहुंच रहे हैं। इस मौके पर ईरान में सरकारी इदारे बंद रखे गए हैं, जबकि मुल्क भर में सोग की फजा बरकरार है। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनगू है और मुख्तलिफ शहरों में दुआया इज्तिमात, कुरान खानी और ताज़ियती तकरीबात का सिलसिला जारी है। ईरान और इराक में 7 रोज़ा जनाजे की तकरीबात का आगाज़ आज यानी कि 3 जुलाई को तेहरान से हो गया है। 4 और 5 जुलाई को तेहरान में अवामी सतह पर जनाजे की तकरीबात मुनक्किद होंगी। 6 और 7 जुलाई को जनाजे के जुलूस तेहरान के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरेंगे, जिसके बाद उन्हें दारुल हुकूमत से तकरीबन 120 किलोमीटर जुनूब में वाक़ कुम ले जाया जाएगा। फिर उसके बाद ईरानी और इराकी हुकाम के मुताबिक 8 जुलाई को नजफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सरकारी इस्तकबालिया मुनक्किद होगा, जिसके बाद इराक के शहरों नजफ और करबला में अवामी जुलूस निकाले जाएंगे। इस सब के बाद शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के जस्ते खाकी को तदफीन के लिए दोबारा ईरान लाया जाएगा और ईरान के मुक़द्दस शहर मशहद में 9 जुलाई को उनकी तदफीन होगी। ईरानी हुकाम के मुताबिक नमाज जनाजा में हुकूमती शख्सियात, अस्करी क़यादत, मजहबी रहनुमा, सफारतकार और गैर मुल्की वफूद शरीक होंगे। तकरीब के दौरान सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात भी देखने में आए। तेहरान के हसास इलाकों में पासदारान इनकलाब, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों के हज़ारों एहलकार तैनात हैं, जबकि फ़ज़ाई निगरानी भी मज़ीद सख्त है। ईरानी हुकाम ने अमरीका और इसराइल को जनाजे के दौरान किसी भी कार्रवाई से खबरदार किया और कहा कि अगर इस अरसे में हमला हुआ तो ईरान फौरी और सख्त जवाब देगा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल हाफिज सईद आसिम मुनीर ने भी आज आला सतह वफ़द के हमरा तेहरान का दौरा किया, जहाँ उन्होंने शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की आखिरी रसूमात में शिरकत भी की। बैनुल-अक़वामी सतह पर भी इस तकरीब को गैर मामूली अहमियत हासिल है। रूस, चीन, इराक, लेबनान, शाम, कतर, ओमान और दीगर कई ममालिक के नुमाइंदे ईरान पहुँच रहे हैं, जबकि आलमी मीडिया की बड़ी तादाद भी तेहरान में मौजूद है। इसी सब पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ कराची अकबर अली, जो इस वक्त तेहरान में हैं, और ब्यूरो चीफ एशिया वन न्यूज़ हमारे साथ अनस मलिक भी हैं, जो इस वक्त तेहरान में हैं। मुसलसल वो अपने चैनल पर भी रिपोर्ट कर रहे थे। अनस, आपका शुक्रिया। सबसे पहले आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी, फील्ड मार्शल भी मौजूद थे, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से वफूद भी हम देख रहे थे, ख़ासे रश नज़र आ रहा था इन तकरीबात के हवाले से। क्या मनाजिर आज का दिन जो आगाज़ हुआ है जनाजे की तकरीबात का, क्या नज़र आया आज? बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, आज का जो दिन था, हम गुज़श्ता रात यहाँ पहुँचे और आज अमूमन जुम्मे का दिन तेहरान में जो है वो छुट्टी का दिन होता है, लेकिन ओवरऑल फ़िज़ा जो है वो इसे कहते हैं ना, बिल्कुल सोग की फ़िज़ा थी, वो हमें नज़र आई। एयरपोर्ट पर ही उतरते के साथ जो पहली चीज़ मैंने नोटिस की वो काले झंडे एयरपोर्ट पर लगाए गए हैं, जो कि सोग की अलामत है। दूसरा, एयरपोर्ट पर स्कूल बैग्स बच्चों के रखे गए हैं और जो उनके साथ बच्चियों की तस्वीर और जूते रखे गए हैं। इमिग्रेशन से थोड़ा सा ही आगे, ये सिग्निफाई करने के लिए कि मिनाब में जो बच्चे हुए कत्लेआम किया गया अमेरिका की जानिब से, जिसकी अभी भी इंक्वायरी चल रही है, उनको ना भूला जाए। आज जो है तकरीबन 100 से ज़ायद ममालिक के वफूद यहाँ पहुँचे हैं, जिसमें 12 सरबराहान हुकूमत और सरबराहान मुमलिकत शामिल हैं। ताजिकिस्तान के सरबराहान हुकूमत शामिल हैं, उसके साथ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी यहाँ पे मौजूद थे। जो दूसरे ममालिक के जो वज़ीर आज़म और सदूर हैं वो भी यहाँ पे मौजूद थे। आज जो होने वाली तकरीब जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे शाम तक तकरीबन 8 बजे तक जो है वो इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी मकामी वक्त के मुताबिक। उसके बाद कल सुबह 11 से 1 बजे के दरमियान ज़ोहर की नमाज से पहले जो है ये प्रोसेशन जुलूस की सूरत जो है वो गैदर होना शुरू हो जाएगी और उसके बाद ज़ोहर की नमाज के बाद, नमाज ज़ोहरैन के बाद जो है ये जुलूस बाकायदा तौर पर शुरू होगा और कल तक गोया 5 तारीख तक, 4 तारीख और 5 तारीख को ये जुलूस रहेगा, जिसके बाद 6 तारीख की सुबह फजर के बाद जो है जनाजा अदा कर दिया जाएगा। जी सही। अच्छा अनस, जो हम एक देख रहे थे पाकिस्तानी वफ़द जो है वो भी आज पहुंचा है
कुछ वज़रा भी साथ उनके मौजूद थे, दीगर वफ्द के अंदर बाकी भी लोग थे। पाकिस्तानी हुकाम पहुँचने का बाकायदा आला क़यादत पहुँची है। ईरान और पाकिस्तान का ताल्लुक़ वैसे भी पिछले तकरीबन 78 साल से बड़ा गहरा एक ताल्लुक़ है, इसको किस तरह से देखा जा रहा है यहाँ पर? देखिए, एक मैसेज ऑफ यूनिटी जो है वो दिया गया है पाकिस्तान की जानिब से। सिर्फ हुकूमती वफ्द नहीं बल्कि यहाँ पे अपोजिशन के रहनुमा भी मौजूद हैं। अल्लामा राजी नासिर अब्बास जो सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। तो पाकिस्तान की जानिब से बनासुल कौम जो हमने जो मैसेज कन्वे किया है कि इस मुसीबत की घड़ी में या दुख की घड़ी में वो ईरानी कौम और हुकूमत के शाना बशाना खड़े हैं। और यही वजह है कि वज़ीर आज़म के हमरा भी जो डेलीगेशन था उसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी उनके साथ थे, चेयरमैन पीपल्स पार्टी और फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हैं। उनके साथ CM सिंध भी मौजूद थे, स्पीकर ऑफ द असेंबली मौजूद थे। कल जब हम जहाज़ पे आ रहे थे तो चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी वो भी मौजूद थे। तो एक मैसेज ऑफ यूनिटी जो है उसको वेलकम किया गया है। मुख्तलिफ ममालिक के वफूद आए, सऊदी अरब की जाने से भी यहाँ पे वफ्द आया, लेकिन अब तक सबसे बड़ा आने वाला वफ्द जो है वो पाकिस्तान का है और वो क्रॉस पार्टी डेलीगेशन है। किसी एक जमात या किसी एक मसलक से लेके ये डेलीगेशन नहीं है। और लोगों की आमद भी उसी हवाले से, पाकिस्तान से जो लोगों की आमद है वो भी उस हवाले से जोक दर जोक ही है। जी सब अच्छा, जंग के दौरान ईरान के सूरत हाल जो सबसे बड़ा एक सान्या और बड़ा लॉस है वो सुप्रीम लीडर की शहादत है और उनके रफ़का की। उसके बाद ये एक ऐसी तकरीब है जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ वफूद भी आ रहे हैं और ईरान में अब ये जनाजे की तकरीबात हैं। इसको किस तरह से देखा जा रहा है कि इस वक्त जो आर्जी तौर पर एक जंग बंदी की फ़िज़ा है, ईरानी अवाम के तासुरात क्या हैं? देखिए, ईरानी अवाम अपने आप को, एक तो जैसे कि यहाँ पे शोक की फिजा जैसे मैंने आपको बताई वो तो मौजूद है, लेकिन वो देर वेरी प्राउड ऑफ देमसेल्फ, वो जुबिलेंट हैं कि उनको ये डेफिनेटली लगता है कि उन्होंने एक सुपर पावर को जो है वो शिकस्त दी है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने उसको अपने घुटनों के ऊपर कर लिया, बुला लिया या फिर फोर्स किया। और यही वजह है कि ईरानी अवाम की जानिब से, ईरानी हुकूमत से ज़्यादा ईरानी अवाम का फोकस जो है अभी जो पिछले 2 रोज़ से यहाँ पे एक थ्रेट अलर्ट की जो बाज़गश थी, आज से लेकर अगले 3 रोज़ तक तेहरान की जो फ़िज़ाई हदूद है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। सिर्फ मखसूस और खुसूसी परवाज़ों को जो कि इस फ्यूनरल के पर्पज़ से आना चाह रही हैं उनको इजाज़त है। और उसके अलावा ईरानी जो एयरफोर्स है उनके तैयारी ही यहाँ पे परवाज़ करेंगे इस बात को एलिमिनेट करने के लिए कि अगर कोई थ्रेट होता है। दूसरी बात ये कि जो टियर्ड सिक्योरिटी है उसको भी बहुत कोवर्ट रखा गया है, खुफिया रखा गया है। ओवर्ट नहीं, कोई आपको वर्दी में ज्यादा लोग नहीं दिखेंगे, आपको कोवर्टली, ताकि अगर कोई खुदा ना खास्ता मिसक्रिएंट है, कोई ऐसी हरकत करना चाहता है तो उस थ्रेट को उसको अपने मजमूम मज़ाहिम करने से पहले उस थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर लिया जाए। तो ओवरऑल एक एलिमेंट है प्राइड का, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो प्राइड मेरे ख्याल से साइडलाइंड है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम उनको अपने सुप्रीम लीडर को मोर्न करना है। और वो सबसे बड़ा जनाजा जो है 1989 में उस वक्त जो है जो पहले रहबर थे उनका जनाजे में तकरीबन 1 करोड़ लोग जो हैं वो शरीक हुए थे। इस बार जनाजे में 2.5 करोड़ लोगों की शिरकत मुतवक्का है। यहाँ तक कि मशहद और कुम में, मशहद जहाँ पे उनका बरियल होगा और जहाँ पे उनको सुपर्द खाक किया जाएगा, और कुम जहाँ पे उनका जनाजा होगा, वहाँ पे होटल बुकिंग्स भी खत्म हो चुकी हैं। इंतजामिया ने बाकायदा तौर पे लोगों को कहा है कि खैमों की सिटी और अपने अपने घरों के दरवाजे खोलें ताकि लोगों को अकोमोडेट किया जा सके। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। अनस, आप हमारे साथ मौजूद थे। आज़ाद कश्मीर की सियासत एक इंतहाई अहम मोड़ पर खड़ी है। सियासी अदम इस्तेहकाम के माहौल में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने कश्मीर की सियासत में बाकायदा एंट्री कर दी है। साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास की अपने मुतादिद साथी रहनुमाओं के साथ IPP में शमूलियत ने इस एंट्री को मज़ीद अहम भी बना दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम तर कोशिशों के बावजूद सरदार तनवीर इलियास को अपने साथ बरकरार न रख सकी और यूं उनका सियासी सफ़र एक और नए मोड़ पर पहुंच गया। PTI से IPP, फिर IPP से पीपल्स पार्टी और अब दोबारा IPP, ये उनकी सियासत की चौथी बड़ी सियासी उड़ान करार दी जा रही है। 27 जुलाई को कश्मीर में इलेक्शन होना है और इससे कबल इलेक्टेबल्स की दौड़ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ दिखाई दे रही है। सवाल यह है कि आखिर गिलगित बल्तिस्तान के बाद अब आज़ाद कश्मीर में भी इलेक्टेबल्स की नई मंजिल
इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी क्यों बनती जा रही है? क्या सिर्फ शख्सियात की तब्दीली या आने वाले इंतखाबात से पहले नई सियासी सफबंदियाँ तश्कील पा रही हैं? क्या कश्मीर की सियासत में ताकत का तवाज़ुन बदलने जा रहा है या ये महज सियासी मफादात का नया इत्तेहाद है? नाज़रीन, इन्हीं आम सवालात और आज़ाद कश्मीर की बदलती सियासी सूरत हाल पर आज तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर आज़म, आज़ाद कश्मीर और रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी सरदार तनवीर इलियास साहब। बहुत शुक्रिया तनवीर इलियास साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आपका एक अच्छा ताल्लुक था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपको अच्छी ऑफ़र भी दी, फिर ऐसा क्या हुआ कि आपने पीपीपी से राहें जुदा कर ली और अब पीपीपी आपको आबाई हल्के का टिकट भी दे रही थी, उसके बावजूद आप नहीं माने? ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। असल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मैं ये समझता हूँ कि किसी लेवल पे ये शायद जरदारी साहब के लेवल पे उनके नॉलेज में नहीं लाई गई चीज़ें, शायद जानबूझ के उनसे छिपाई गई हैं। चूँकि हम खुद पार्लिमानी बोर्ड में थे और पार्लिमानी बोर्ड में जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिन जगहों से मैं लड़ रहा हूँ, वो जगह तो पीपल पार्टी का कभी भी वो हल्का रही नहीं है। पीपल पार्टी ने जीते ही नहीं है वो हल्के। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से अभी पीपल पार्टी का जो CNW का मिनिस्टर है, उसको ज़िमनी इलेक्शन में हमने स्पेस दी थी तो वो जीता था। वो बेसिकली सीट मेरी थी। मुझे जब हाई कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया तो वहाँ से वो ज़िमनी इलेक्शन में वो ज़िया साहब जीते थे। लेकिन बुनियादी तौर पे ये मैं समझता हूँ कि जो पीपल्स पार्टी ने इस वक्त जो अपना मुंह काला किया है, वो हुआ ये है कि किसी ने अपने 1 किलो गोश्त के लिए गाय किसी की ज़बह कराई है। वरना एक फार्मर प्राइम मिनिस्टर और लोगों में हम पॉपुलर है नहीं है, वो भी आप साफियों से क्या चीज़ छपी हुई है कि मैं ये कहूँ कि मैं लोगों में ज़्यादा पॉपुलर हूँ। तो एक फार्मर प्राइम मिनिस्टर के हल्के को पेंड करना और 4-5 दिन तक उसकी ह्यूमिलिएशन करना, तो जो आप ये बताएं कि जो बंदा पहले प्राइम मिनिस्टर रहा है, 2 पार्टियों का प्रेसिडेंट रहा है, तो पार्टी उसके साथ कल क्या सलूक करेगी आज जब टिकट के उसके ऊपर उसके साथ बहस कर रही है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ऐसे कोई 2 नंबर 4 नंबर बदनस्ले लोग अंदर मौजूद हैं। उन बदनस्लों के किरदार हम इंशाल्लाह आया करेंगे। एक मज़े की आपको बात बताऊँ ना, जो पीपल पार्टी आबाई हल्का जो मेरी बात करती है, वो पीपल पार्टी का किसका हल्का है? वो गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम ख़ान का हल्का है। और आप ये देखिए कि गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम ख़ान जब 1990 में प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाए गए और एक पार्टी के अंदर इसी तरह 2 नंबर कार्रवाइयाँ की गई और 2 नंबर कार्रवाइयों के नतीजे में मुमताज़ हुसैन राठौर साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। और आप लोगों ने देखा कि मुमताज़ हुसैन राठौर साहब ने हुकूमत कैसे चलाई, क्या धूमधाम से चलाई। 9 महीने में जो है ना, जब तक उन्होंने वो अपनी दिखाई नहीं, तो वो 9 महीने से ऊपर तो हुकूमत नहीं चला सके। अब ये जो मेरा हल्का है, 1990 के बाद पीपल्स पार्टी तो 4थे नंबर पे भी कभी नहीं आई है। जब पीपल्स पार्टी 4थे नंबर पे भी कभी उस हल्के में नहीं आई है, तो जो मैं ये समझता हूँ कि हमने जरदारी साहब पे जो अतमाद किया था, मैं जरदारी साहब को जाके मिलूँगा भी, मैं उनको ख़त भी लिख रहा हूँ एक ओपन के जी, हमने तो जरदारी साहब के बारे में सुना था कि वो यारों के यार हैं। हमने तो जरदारी साहब के पीछे सियासी इमामत हमने इख्तियार की। मेंबरान कश्मीर कौंसिल, मेंबरान कानून साज असम्बली, वज़रा समेत मेरे धड़े के जो लोग शामिल हुए, जिस दिन फैसल राठौर साहब का ओथ हुआ, बिलावल साहब को मैंने मुबारकबाद दी। मैंने कहा चेयरमैन साहब आपको मुबारक हो कि आपके प्राइम मिनिस्टर का ओथ हुआ है। चौधरी यासीन साहब और इस वक्त हमारे जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है लतीफ़ अकबर साहब, वहाँ पे बिलावल साहब ने उनकी मौजूदगी में मुझे ये कहा कि जी मुबारक आपकी बनती है सरदार साहब, आपने हम पे मुश्किल टाइम पे अतमाद किया, मुबारक मैं आपको देता हूँ। तो जब से हम आए, हमने हुकूमत बनाई, यहाँ पे आईनी पोस्टें थी, बेशुमार मामला थे। पीपल पार्टी में किसी जगह पे मशावरत नहीं थी। लेकिन यह है कि हमारा ये था कि हमारे आपस के इख्तलाफ बंद कमरों में होते हैं। बाहर हमने प्राइम मिनिस्टर को भी मुकम्मल तौर पे ऑनरशिप दी। लेकिन मैं हैरान हूँ इस बात पे कि वैसे को माकूल आदमी होता है तो लोग कहते हैं यार जो होगी देखी जाएगी, इसको टिकट दो। जिन लोगों ने सरदार तनवीर के करीब घेरा तंग किया, पहले पार्लिमानी बोर्ड बनाया तो उसमें अपने वज़रा से नीचे मेरा नाम लिखा।
वो सारे वो काम कर रहे थे, उनको पता था कि ये बंदा सारा कुछ करेगा, बेगैरती बर्दाश्त नहीं करेगा और इज़्ज़त के ऊपर कोई चीज़ कंप्रोमाइज़ ये आदमी करने वाला नहीं है। मेरे पास सलीम मौलवी वाला साहब आए, मैंने उनको कहा कि आपके साथ मेरा उस ज़माने का तल्लक है, भाइयों वाला तल्लक कि आपको भी मौन होगा, मुझे भी है। जब मैं सियासत में था ही नहीं, मैं तो सियासत में बहुत बाद में आया। तो मुझे सलीम मौलवी वाला साहब ने कहा कि जी आप जिस हल्के से लड़ना चाहिए वहाँ से लड़ें, आपके लिए हल्कों का मसला नहीं। मुझे बाद में जब कहने लगे कि नहीं जी ये हल्का, तो मैंने कहा जी मुझे बताएं कि सरदार तनवीर का जो हल्का रोका जा रहा है वो कौन बंदा है, कौन सी शख्सियत है जिसकी वजह से सरदार तनवीर का टिकट, या तो वो कोई ऐसी शख्सियत हो कि उसका अल्टरनेट ही न हो। हम जब शामिल हुए तो पाकिस्तान पीपल पार्टी का ग्राफ किस जगह से किस जगह पे गया, हम किस पोजीशन में थे। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैं ये समझता हूँ कि चूँकि बिलावल साहब को भी शायद रिपोर्ट न की गई है, जरदारी साहब को, लेकिन चूँकि देखें हम इस मुल्क के रहने वाले 100 जगहों पे आपस में जो आपका ज़मीर है ना, अखलाकियात है, मोरलिटी में आप वीक नहीं होनी चाहिए। तो मोरलिटी का तकाजा ये है कि मैं कल भी आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में बहुत अच्छा गुमान रखता था। मैं आज भी बाई गार्ड ये समझता हूँ कि आसिफ अली जरदारी है, उन तक बातें नहीं पहुँचाई गई हैं। ये ख़ास माफिया है, उन्होंने शायद मीडियम तक भी बातें नहीं पहुँचाई होंगी, लेकिन इन्होंने पीपल पार्टी को, मैं अपनी ये कहूँ चूँकि जरदारी साहब के साथ हम जब भी मिले उन्होंने बहुत पेन का इजहार किया आज़ाद कश्मीर के हवाले से, हमारे एयरपोर्ट के हवाले से। तो अब जरदारी साहब के आज़ाद कश्मीर के लोगों पे एहसानात हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जरदारी साहब ने हमेशा आज़ाद कश्मीर के लोगों को इज़्ज़त दी, वो इज़्ज़त देते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि वो कम अज़ कम इसलिए हम चाहते हैं कि उनके नॉलेज में आए कि ये पार्टी में नीचे देखिए, जब हमारे जैसा बंदा पार्टी से कुछ मांग ही नहीं रहा है। मैं पिछले जून में आया था, इस जून तक पार्टी से कोई आदमी बता दे कि मैंने पार्टी से कोई सियासी ओहदा भी मांगा, कोई चीज़ किसी किस्म की, कोई एक धेले की भी पार्टी से मैं रवादार नहीं हुआ। लेकिन सरदार साहब एक चीज़ जो है मैं जानना चाहूँगा, क्या आप नज़रियाती सियासतें ख़त्म हो गई हैं कि आपने एक हलके के लिए अपनी एक जमात जो है वो छोड़ दी है कि आपको उस हलके से इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया? अभी आप ये देखें ना, नजरियाती सियासत में हैरान हूँ कि सरदार तनवीर को जब PMLN मेरे पाँव में बैठी हुई थी शामिल कराने के लिए, क्योंकि पीपल पार्टी के जो लोग हैं उनके नॉलेज में है, चौधरी रियाज साहब हैं, बहुत सारे मेडम के भी नॉलेज में है। मुझे ये बताएं कि सरदार तनवीर जैसे बंदे को आप, ये तो टिकट का वो तो टैक्टिस थे ना, मुझे पता है कौन करवा रहे थे, वो इसलिए कर रहे थे मेरी ह्यूमिलिएशन, इन ह्यूमन मामलात में इन ह्यूमन चीज़ों तक लेके गए थे कि इसका तमाशा बनाओ ताकि ये पीपल पार्टी से निकले, क्योंकि हमें आगे भी हुकूमत, चूँकि जब असल में हुकूमत में जब आप होते हैं ना तो आपको ये एहसास ख़त्म हो जाता है कि जी हुकूमत तो ख़त्म होने वाली है। तो हुकूमत में हम दोबारा कब आएंगे, देखें कैसे आएंगे, उसका कोई तरीक़ाकार होगा। लोगों का ख्याल था कि सरदार तनवीर चूँकि थ्रेट है हमारे लिए, ये नहीं होगा तो हम सदर वज़ीर-ए-आज़म बनते रहेंगे। तो वो ये मतलब वो हमारे इलाके में कहते हैं कि आसमान से बादल नहीं इकट्ठे किए जा सकते, उसमें हर किसी का शेयर होता है। आप सारे में कहो कि बादल मेरे घर के ऊपर बरसें तो वो मुमकिन नहीं है। पार्टियों में भी हर आदमी का एक हिस्सा होता है। अभी हमने गवर्नमेंट बनवाई थी, हम पीछे रहे, लेकिन गवर्नमेंट को हमने फुल ऑनरशिप दी है और बड़े अच्छा मेरा हाल निज़ाम चल रहा था। लेकिन मेरे हवाले से कुछ लोगों को खदशात थे, वो समझ रहे थे कि पार्टी मजबूत हो गई है, पार्टी ऐसे ही रहेगी, तो इसको अब निकालते हैं ताकि आगे हमारा काम। लेकिन चलें सरदार साहब, हम ये गुमान करते हैं कि आपकी ये बातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत तक किसी प्रोग्राम के तवस्सुत से पहुँचे, लेकिन एक सवाल है कि 5 साल सियासी करियर जो आपका है, आप वज़ारत उज़्मा तक भी पहुँचे, लेकिन चौथी उड़ान है ये आपकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आप IPP में गए, फिर PPP में, और अब एक बार फिर से आप इस्तेकाम पार्टी में आ गए। आपको इस्तेकाम कहाँ मिलेगा सरदार साहब? इस्तेकाम तो जो है ना, इस्तेकाम वाली जगह पे आए, हमें तो कुछ यहाँ से मिलेगा जो यहाँ से नहीं मिला। अल्लाह ताला की बारगाह से दुआ करते हैं कि इस्तेकाम वो हमें हमारे दिल को भी सुकून दे। लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश करूँ कि मेरा ज़मीर मुतमईन है। जब बंदा ज़मीर की अदालत में बरी नहीं हो सके ना तो वो कहीं बरी नहीं होता। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि मुझे जरदारी साहब का मैंने कहा कि मुझे कोई गिला नहीं है, बिलावल साहब से कोई नहीं, आदि से भी कोई नहीं है, एक लेवल पे है। लेकिन मैं सच बयान किए करने से बाज भी नहीं आता। वो मैं सोचता हूँ कि जरदारी साहब को मिल के तो बयान करो या पहले ही बयान कर दूँ, तो तहजीब और उसके अंदर मतलब जो ताल्लुक वास्ता जिस बंदे के साथ भी
वो हम करें। लेकिन देखें पीपल पार्टी के लिए मैंने क्या किया, कभी आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे कि मेरा 1 साल में पीपल पार्टी का ग्राफ कहाँ से कहाँ पहुँचा, कहाँ से कहाँ मामला पहुँचे। आज़ाद कश्मीर में जब मैं शामिल हुआ तो 1.5 महीने के अंदर पीपल पार्टी की 13 सीटें थी, हम 29 पे थे। हमने अपना कायदे अवान पीपल पार्टी का, और अभी हम आज़ाद कश्मीर का प्रेसिडेंट भी लगा सकते थे। जरदारी साहब ने हमें बुलाया, मैंने जरदारी साहब को ये कहा कि अगर सदर बीमार हो तो कायम सदर 3 साल 4 साल भी रह सकता, लेकिन अगर सदर की डेथ हो जाए तो आइन ये कहता है कि 30 डेज़ के अंदर इलेक्शन होंगे। तो चूँकि सदर अभी इस दुनिया में नहीं रहे तो बहुत सारी टेक्निकल बातें थी। इन्होंने कहीं कहा कि जी सदर के मरने का नोटिफिकेशन नहीं हुआ। तो आजकल चूँकि लोगों को आज़ादी है, किसी ने बड़ी वो लगाई एक पोस्टर वायरल हुई, उन्होंने कहा जब सदर साहब फौत हुए तो 3 दिन का कौमी सोग था और कौमी परचम जो थे वो सर निगू थे। तो क्या वो नोटिफिकेशन ही नहीं समझा जाएगा कि सदर साहब वाकई फौत हो गए? यानी लोगों को इतला मिलनी चाहिए कि सदर साहब हैं या नहीं है। तो सदर का इलेक्शन नहीं हुआ तो मैंने जरदारी साहब को ये रिक्वेस्ट की थी कि जी सदर हमारा बनना चाहिए, और मैंने अपने आप को एज ए कैंडिडेट पेश नहीं किया। मैं कल भी पीपल पार्टी के लोग आए थे, मैंने यही रिक्वेस्ट की कि जी पीपल पार्टी का सदर बनना चाहिए। तो हम तो पार्टी के लिए इज्तिमाई तौर पे काम कर रहे हैं। अच्छा सरदार साहब, मेरा जो सवाल था मैं चाहूँगा उसका भी आप जवाब दीजिए। आपने कहा कि उस गाड़ी पर बैठना चाहिए जो मंजिल पर पहुँच रही हो। मंजिल का पहले कैसे मालूम होगा कि आप उस गाड़ी पर बैठ रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे देखें हम तो अभी 1 दिन हुआ शामिल हुए और अभी हमारी पार्टी के लिए भी मसाइल हैं, कैंडिडेट्स और ये सारी चीज़ें। तो पुंछ में जो हमारा डिवीज़न है वहाँ सूरत हाल तो किसी पार्टी के हवाले से, लेकिन जो पार्टी इलेक्शन दंगल में हिस्सा लेती है वो इलेक्शन थ्रिल के हवाले से बातें करते रहते हैं। लेकिन IPP तो अभी देखें ना 10-15 दिन पहले की बात है, गलगित में इस वक्त असम्बली में 7 सीटों के साथ IPP असम्बली के अंदर मौजूद है। तो इंशाल्लाह आज़ाद कश्मीर में भी हम इसेंगे। सरदार साहब, ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है? इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ लोग हैं, कितने नशिस्तें जीत लेंगे आप? मेरा ख्याल है आज शाम तक हमारे को 22-25 कॉन्स्टिट्यूंसीज के लोग तो फाइनल हो चुके हैं। अच्छा, तो सरदार साहब क्या समझा जाए कि IPP के प्लेटफॉर्म से आप इतनी सीटें हासिल कर लेंगे कि वज़ीर आज़म बन सकें? मैं सिर्फ आपको एक बाकी देखिए मैं बाकी को अपना दावा नहीं करते। हमारा एक कैंडिडेट है कोटली से मलिक यूसुफ। आप मलिक यूसुफ का प्रोफाइल निकाल के देखें कि 2006 में, 2011 में, 2016 में और 2021 में मलिक यूसुफ ने पता नहीं वो मलिक साहब को कोई आखिर वो डी में आके तो वो गोल रह जाता है। पिछली दफ़ा भी वो हमारी टीम का हिस्सा थे। अच्छा, 95 वोटों से वो पिछली दफ़ा हारे, और उनका 2011 का अगर इलेक्शन देखें तो उनका 24,000 वोट है। 2011 भी उन्होंने पीपल पार्टी के टिकट पे लड़ा था। मलिक साहब ने जब भी इलेक्शन लड़ा 22-28 हज़ार उनका वोट होता है। वो 100-200 से रहते हैं, इस दफ़ा अलग करे हो सकते हैं वो 100-200 की कमी पूरी हो जाए तो वह भी हमारी IPP से हिस्सा ले रहे। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, इस तरह बहुत सारे हमारे कैंडिडेट हैं जो बड़े तकड़े कैंडिडेट हैं और वो इलेक्टेबल में आते हैं और वो सीटें इंशाल्लाह निकालेंगे। अच्छा सर, अगर फ़र्ज़ करते हैं कि कल को किसी और जमात के साथ मिलकर हुकूमत बनाना पड़े, कोलिशन की गवर्नमेंट चल रही है, आपको वज़ीर आज़म के बजाय सीनियर वज़ीर बनना पड़े तो क्या आपके लिए ये एक्सेप्टेबल है? देखें, एक तो ये बात बड़ी क्लियर है कि एक दफ़ा जो बंदा प्राइम मिनिस्टर बन जाता है ना तो वो दोबारा मिनिस्टर नहीं बन सकता। प्राइम मिनिस्टर SP को आप कभी ASP नहीं बनाएंगे या DIG को आप कभी SP नहीं बनाएंगे। तो वंस एक दफ़ा जो बंदा प्राइम मिनिस्टर होता है तो वो प्राइम मिनिस्टर दोबारा अगर नहीं बनता तो उसके पास ऑप्शन होती है कि वो स्पीकर बन जाए, चूँकि स्पीकर जो है वो कस्टोडियन होता है, या अगर कोई हालात है सदर रियासत का सदर बन जाए, पार्टी का सदर बन जाए। देखिए हर जगह पे मेरी ज़ात का इशू नहीं होता कि सरदार तनवीर, अभी जब हम फैसल राठौर साहब को हमने प्राइम मिनिस्टर बनाया था तो मैं तो नहीं बन रहा था, मैं उनकी हुकूमत बनवा रहा था। हम उस सियासत को ज़्यादा पसंद करते हैं कि जिसमें आप अपनी ज़ात को माइनस करें, पीछे हटें, दूसरे को रास्ता दें और स्पेस दे दें। तो हम बिल्कुल कोलिशन में जा सकते हैं। हम कोलिशन में ज़्यादा हमें दिखता भी यही है कि आज़ाद कश्मीर में IPP किसी दूसरी जमात
के साथ मिलकर हुकूमत बना रही होगी, और उसमें हमारे लोग अगर मतलब हमारा मैंडेट कम हुआ तो हम हुकूमत का हिस्सा होंगे, हमारे लोग वज़ीर बन जाएंगे। तो कोलिशन में भी सियासत और जमहूरियत में जो पॉजिटिव होता है या लोगों की भलाई में होता है वो सब मुमकिन होता है। सरदार, मखलूत हुकूमतें आगे बन रही हैं, कोलिशन तैयार हो रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हो सकती है अगले आने वाले वक्त में, नून लीग या कोई और सियासी जमात भी, तो क्या आप कोलिशन के लिए तैयार हैं? अभी देखें ना, IPP और पीपल पार्टी GB में इकट्ठे हैं, यहाँ पे IPP नून के साथ है वफाक में, तो ये इत्तेहाद है पर एरिया सिचुएशन, तो पॉलिटिकल पार्टियों के आपस में एडजस्टमेंट्स होती रहती है। सही, चलें, ये कोलिशन वाले मामलात तो अगले आने वाले वक्त में देखेंगे जब इंतखाबात होंगे, लेकिन इंतखाबात से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ हुकूमत भी कर रही है, आप भी उस पार्टी का हिस्सा रहे हैं, उन्होंने बाइकआउट का ऐलान कर दिया। आपकी क्या राय है इस पर? इंतखाबात में रहना चाहिए था? तो हमारा ये ख्याल है कि ये जो इमरान खान की ये जो अप्रोच है, मैंने इसको पहले भी इसकी मैंने हौसला अफजाई नहीं की कि आप बाइकआउट करें सिस्टम का, आपको सिस्टम के अंदर रहना चाहिए। जब वो उस वक्त भी पंजाब की गवर्नमेंट डिज़ाल्व कर रहे थे, हमने हाथ जोड़े थे, KP की गवर्नमेंट डिज़ाल्व कर रहे थे, असम्बलियों से इस्तीफे दे रहे थे, तो किसी पार्लियामेंट के अंदर रह के जो आप जदोजहद कर सकते हैं, जो आपकी बातचीत हो सकती है, क्यास पैदा करना, अनारकी पैदा करना, कि इस्तीफे दे देना, असी थोड़ी गल नहीं सुनना चाहेंगे भी नहीं, तो मैं समझता हूँ कि ये इमरान खान की ये जो पॉलिसी है उससे लोगों के खिलाफ है कि आप जमहूरी इदारों को चलने। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार तनवीर इलियास साहब, साबिक वज़ीर आज़म, आज़ाद कश्मीर और इस्तेकाम पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। अब अगले आने वाले दिनों में देखेंगे कि जब इलेक्शन का मार्का सजेगा तो किसके सर जो है वो वजारत उज़्मा का और हुकूमत का सर ताज सजता है। आखिर इस मुल्क में इंसानी जान की कीमत है भी या नहीं? क्या हम वाकई एक ऐसी रियासत में रह रहे हैं जहां घर से बाहर निकलने वाला हर शख्स अपनी किस्मत के रहमो करम पर होता है? क्या आज पाकिस्तान में कोई एक भी ऐसी जगह बाकी रह गई है जहां एक शहरी खुद को महफूज समझ सके? सोचिए, एक माँ अपने बच्चे को यह सोचकर घर से रुखसत करती है कि वो तालीम हासिल करेगा, चंद घंटों बाद वापस आएगा और अपने बेहतर मुस्तकबिल की एक और ईंट रख कर लौटेगा, मगर लाहौर के इलाके काहना में एक रिहायशी घर में कायम ट्यूशन सेंटर की छत उन ख्वाबों पर ही नहीं, चंद मासूम बच्चों पर भी आ गिरी। इस दिलखराश साने में 14 बच्चे शहीद और 6 जख्मी हुए। और अफसोस की बात यह है कि काना का जख्म अभी ताज़ा ही था कि नन्हे बच्चों की कब्रों की मट्टी भी पूरी तरह खुश्क नहीं हुई कि लाहौर ही के इलाके बागबानपुरा से एक और अफसोसनाक खबर आ गई। एक स्कूल की दीवार गिर गई जिसके नतीजे में एक बच्चा शहीद जबकि 5 बच्चे जख्मी हो गए। आखिर लाहौर में चंद ही दिनों के अंदर तालीमी इदारों से वाबस्ता 2 खौफनाक सानेहात क्यों पेश आए? इन इमारतों की हालत किसने चेक करनी थी? इनके हिफाजती मयार का जिम्मेदार कौन था? और अगर सब कुछ कानून के मुताबिक था तो फिर ये बच्चे मलबे तले क्यों दबे? दूसरी जानिब आज योब में एक मुसाफिर बस गहरी खाई में जा गिरी। 40 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे और इससे भी ज्यादा लर्जाखेज दावा उस मुसाफिर का है जो इस कयामत से बच निकला। उसका कहना है कि ड्राइवर के मुसाफिरों से तल्ख कलामी हुई और उसने मुबैना तौर पर गुस्से में आकर बस जानबूझकर खाई में गिरा दी। हादसा किस तरह पेश आया? रास्ता तो ड्राइवर के साथ तो इस लोगों ने मारी करके तो जानबूझ के इस तरह करके नीचे गिराया। नाज़रीन, अगर तहकीकात इस दावे की तस्दीक करती हैं तो फिर सवाल सिर्फ एक ड्राइवर का नहीं बल्कि इस पूरे निज़ाम का है जो ऐसे लोगों के हाथों में दर्जनों इंसानों की जिंदगियां थमा देता है। आखिर ड्राइवरों की नफ्सियाती जांच कहां होती है? उनकी तरबियत कौन करता है? उनकी निगरानी किसकी जिम्मेदारी है? उधर स्वात की खूबसूरत सैफुल्ला झील, वो मकाम जहां लोग सुकून, खुशी और यादें बनाने जाते हैं, मगर वही झील एक ही खानदान के 6 अफराद की कब्र बन गई। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक कश्ती का इंजन खराब होने के बायस ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। लेकिन सवाल यह है कि अगर इंजन खराब था तो कश्ती चलाने की इजाज़त किसने दी? हिफाजती जैकेट्स कहाँ थी? रेस्क्यू का निज़ाम कहाँ था? क्या तफरीही मकामात सिर्फ टिकट लेने के लिए होते हैं या वहाँ इंसानी जान की हिफाजत भी किसी की जिम्मेदारी है? और यह सिर्फ उन्हीं चंद वाक़यात की बात नहीं। अभी कुछ अरसा पहले
डेरा गाजी खान में एक स्कूल की छत गिरने से 4 बच्चे शहीद हो गए। दूसरी तरफ रोजाना कहीं न कहीं खुले गटरों, बगैर ढक्कन वाले मैनहोल, खस्ताहाल सड़कें, टूटे हुए पुलों और बिजली के नंगे तारों की वजह से लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं। कोई बच्चा स्कूल जाते हुए गटर में गिर जाता है, कोई मजदूर खुले मैनहोल का शिकार हो जाता है, कोई राहगीर नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर की भेंट चढ़ जाता है। मगर चंद घंटों की सुर्खियां, चंद ताज़ियती बयानात और एक तहकीकाती कमेटी के ऐलान के बाद सब कुछ खामोश हो जाता है अगले हादसे तक। सवाल यह है कि अगर आखिर ये कब तक, आखिर हर साने के बाद एक ही जुमला क्यों सुनने को मिलता है कि तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। ये तहकीकात आखिर कहां जाकर दफन हो जाती हैं? कितने सरकारी अफसरान को वाकई सजा मिली है? कितने मालिकान गिरफ्तार हुए हैं? कितने इदारे बंद हुए हैं? कितने लाइसेंस मनसूख हुए हैं? और कितने मुतासरा खानदानों को इंसाफ मिला है? हमने हादसात को किस्मत का नाम देकर नाजरीन अपनी जिम्मेदारियां खत्म कर दी हैं। हालांकि दुनिया भर में ऐसे वाकयात को हादसा नहीं बल्कि सिस्टम की नाकामी कहा जाता है, क्योंकि छतें खुद नहीं गिरती, उन्हें नाकिस तामीर गिराती है। बसें खुद खाई में नहीं गिरती, उन्हें नाकिस निगरानी और बद इंतजामी गिराती है। कश्तियां खुद नहीं डूबती, उन्हें हिफाजती उसूलों से एनआरएफ डबोता है। और एक और तल्ख हकीकत भी हमारे सामने है। अगर यही सानिया नाज़रीन कराची, लाहौर या इस्लामाबाद में पेश आए तो पूरा मुल्क इस पर बात करता है, लेकिन बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब, अंदरून सिंध, कबायली अजला या दीगर दूर अफ्तादा इलाकों में होने वाले कई ऐसे सानेहात खामोशी से दफन हो जाते हैं। न प्राइम टाइम मुबाहसे होते हैं, न मुसलसल फॉलोअप स्टोरीज, न जिम्मेदारों का तयन। क्या दूर दराज के इलाकों में रहने वालों की जान कम कीमती है? क्या उनके दुख सिर्फ इसलिए खबर नहीं बनते कि वो बड़े शहरों से दूर रहते हैं? आज हमें खुद से एक इंतहाई कड़ा सवाल पूछना है नाज़रीन, कि अगर एक बच्चा अपने स्कूल में महफूज नहीं है, एक तालिब इल्म ट्यूशन सेंटर में महफूज नहीं है, एक मुसाफिर बस में महफूज नहीं है, एक ख़ानदान तफरीही मकाम पर महफूज नहीं है और एक आम शहरी सड़क पर भी महफूज नहीं है, तो फिर आखिर एक पाकिस्तानी महफूज कहाँ है? ये सिर्फ हादसात नहीं, ये इस निज़ाम पर फर्द जो हर सहने के बाद जागता है और चंद दिन बाद फिर सो जाता है। जब तक गफलत को जुर्म नहीं समझा जाएगा नाज़रीन, जब तक जिम्मेदारों को मिसाल नहीं बनाया जाएगा और जब तक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फाइलों से निकाल कर ज़मीन में नाफिज नहीं किया जाएगा, तब तक हर नया दिन किसी नए जनाजे, किसी नए मातम और किसी नए साने की खबर लेकर आएगा। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस मुल्क में इंसान की जान वाकई इतनी सस्ती हो चुकी है कि हर साने के बाद सिर्फ फातिहा, ताज़ियत और एक नई तहकीकाती कमेटी ही हमारा मुकद्दर रह गई है? या वक्त आ गया है कि रियासत से पूछा जाए कि आखिर शहरी महफूज कहाँ है? इसी सवाल के साथ मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।